हेलो एवरीवन, मैं रिंकल व्यास वेलकम करती हूँ आप सब लोगों का। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम जो कल तक चल रहा था उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। जो न्यूक्लियस हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें आगे और आज उसका लास्ट लेक्चर है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो उसमें जो रिमेनिंग रह गया था वो एक था आपका न्यूक्लियोलस। तो थोड़ा डिटेल में बताना है क्योंकि कई सिलेबस में ये न्यूक्लियोलस के बारे में काफी पूछा जाता है। न्यूक्लियोलस की जब भी अपन बात करें तो इसकी डिस्कवरी जो थी वो की थी फोंटाना ने। किसने की थी? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिस्कवरी की थी फोंटाना ने, जो कि 1781 के अप्रोक्स की गई थी। 1781 में जब फोंटाना ने इसकी डिस्कवरी की तो बाद में इसको डिस्क्राइब एक और अलग साइंटिस्ट ने किया था। वो हमारे साइंटिस्ट थे वैगनर। वैगनार करके गाड़ी आती ना, वैसे वैगनर वैगनर करके जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको डिस्कवर किया। लेकिन सबसे मजेदार बात तो तब हुई जब इसको नाम दिया हमारे एक और साइंटिस्ट ने, बोमेन ने। अभी आजकल चला ना बो का फैशन, वो धनुष वगैरह एंड ऑल, तो वैसे आप लर्न कर सकते हैं कि इसको डिस्क्राइब किसने किया था? वैगनर ने। और इसको नेम किसने दिया था? बोमेन ने। ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस खुद कैसे स्ट्रक्चर है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और कैल्शियम आयन जो होता है वो इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। स्टेबिलिटी मींस इसकी जो स्ट्रक्चरल कंडीशन है। फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए ये कोई एक न्यूक्लियस बनाती हूँ, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोलस बनाती हूँ, स्लाइटली स्फेरिकल दिख रही है। इसके चारों तरफ जो होता है वो क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन होता है। इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है। कैल्शियम आयंस की वजह से ये क्या करती है? अपने स्ट्रक्चर को इंटैक्ट बनाए रखती है। और ये स्लाइटली एसिडोफिलिक होती है। कैसी होती है? एसिडोफिलिक कंडीशन में होती है। अब जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर तीन तरह के रीजन्स होते हैं। तीन रीजन्स की अगर अपन बात करें तो सबसे बाहर वाला जो रीजन होता है, मैं तीनों को अलग अलग पेन से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। इसका सबसे बाहर वाला ये जो रीजन होता है, उसके बाद में इसके अंदर वाला रीजन हो जाएगा एक। मैं इसको डायग्रामेटिकली सिर्फ आपको समझाने की वजह से ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। एक और अंदर का रीजन है और सबसे अंदर एक और रीजन होता है, इनर मोस्ट रीजन। ये तो सबसे इनर वाला जो रीजन होता है, मैं थ्री पार्ट्स आपको बताती हूँ। थ्री टाइप के होते हैं इसके रीजन। फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और थर्ड वाला। सबसे अंदर वाला जो रीजन होता है इसका वो होता है फाइब्रिलर रीजन। कौन सा रीजन होता है? फाइब्रिलर रीजन। यानी कौन सा वाला? ये वाला 1 नंबर वाला है ये फाइब्रिलर रीजन। ये जो फाइब्रिलर रीजन होता है यहाँ पर क्या होता है? आरआरएनए का जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है। यानी आरआरएनए का जो सिंथेसिस होने वाला है वो कहां पर इनिशिएट होता है? वो आपके फाइब्रिलर रीजन में इनिशिएट होता है। सेकंड जो इसका जो रीजन होता है वो डेंस फाइब्रिलर, वो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है ये वाला आपका डेंस फाइब्रिलर रीजन हो जाता है। अब जो सिंथेसिस यहाँ पे इनिशिएट हुआ है वो यहाँ प्रोलोंग होता है, मतलब आगे बढ़ता है, यानी एक्सीड। मतलब यहाँ पर सिर्फ शुरुआत हुई, बाद में बढ़ कहाँ रहा है? यहाँ डेंस वाले रीजन में बढ़ रहा है। और थर्ड रीजन जो होता है वो उसका हो जाता है कॉर्टिकुलर, कॉर्टिकल या कॉर्टिकल ग्रैनुलर रीजन आप कह सकते हो। ये कॉर्टिकल रीजन जो है, ये कॉर्टिकल ग्रैनुलर रीजन जो है वो सबसे बाहर वाला है। ये ब्लैक ब्लैक जो मैंने बनाया ना, ये वाला, ये तीनों इसके रीजन्स होते हैं। और ये कॉर्टिकल वाला रीजन क्या करता है? मैच्योरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्री राइबोसोमल पार्ट्स। जो भी राइबोसोम बनने से पहले वाले जो पार्ट्स है उनकी मैच्योरेशन एंड प्रोसेसिंग करता है। मैच्योरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्री राइबोसोमल यूनिट। तो ये सारी आपकी न्यूक्लियोलस की बात होती है। अब ये न्यूक्लियोलस जो होता है इसकी एक खास बात होती है कि जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो ये प्रोफेज के टाइम क्या करता है और टीलोफेज के टाइम क्या करता है? जब भी सेल डिवीजन हो रहा होता है तो प्रोफेज के टाइम ये डिसअपियर हो जाता है और ये वापस जब टीलोफेज होती है तब वापस अपीयर हो जाता है। और इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए क्रोमोसोम जो होता है वहां पे एक रीजन होता है NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन। ये क्या करता है? अब फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस को कंट्रोल करता है। मैंने बताया सेल डिवीजन जो हो रहा है उसमें दो कंडीशंस है, यानी प्रोफेज के टाइम न्यूक्लियोलस क्या करती है? डिसअपियर हो जाती है। और टीलोफेज के टाइम न्यूक्लियोलस क्या करेगी? वापस रीअपियर हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल भी तो कोई कर रहा होगा ना, तो क्रोमोसोम्स तो उस समय होते ही है वहां पे।
मीन्स जो आपका क्रोमेटिड है वो अलग अलग सिचुएशन में, प्रोफेज में अलग टाइप का है, लेकिन है तो सारी सिचुएशन में, तो वहां पर जो NOR रीजन है इट विल कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये सारी आपके न्यूक्लियोलस की बात होती है। अब जरा अपन इसके फंक्शंस को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, फंक्शंस में कैसे आ जाएंगे अपन। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो सबसे पहला फंक्शन तो अपन क्या कह देंगे, RNA का सिंथेसिस, ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। फिर ये सेल डिवीजन में भी पार्ट लेती है, सेल डिवीजन में भी इसका रोल होता है, और सेल डिवीजन में इसका क्या रोल होता है, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को ये करवाती है, स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म से जो भी स्टोरेज के लिए जो राइबोसोमल पार्ट वगैरह आता है उसको स्टोरेज का काम भी ये करती है। फिर ये राइबोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रही है, राइबोसोम सब यूनिट फॉर्मेशन, उसमें भी ये क्या करती है, हेल्प कर रही है। तो ये सारे जो है ना न्यूक्लियोलस के काम है। फिर एक और बात आपको बता दूं मैं, न्यूक्लियोलस के ये सब होने के साथ साथ ये जो राइबोसोम का सिंथेसिस हो रहा है उसके बाद उन राइबोसोम जो RNA बने ना उनको भी स्टोर करने का काम करती है, यानी RNA का स्टोरेज भी कहाँ हो जाएगा, न्यूक्लियोलस में हो जाएगा। और फिर मैंने कहा आपको और बताई थी कि ये चारों तरफ किससे घिरी रहती है, हेटेरोक्रोमेटिन वाले पार्ट से घिरी रहती है। तो ये सारी तो आपकी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोलस के फंक्शंस हो जाएंगे। अब अगर अपन आगे देखें, इसी के साथ लास्ट टॉपिक अपना आता है, वो आता है अपना फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, सॉरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शन किसके, न्यूक्लियस के, क्योंकि अपना मेन टॉपिक ही यही था ना। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहला फंक्शन जो है ये इसके पास क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है। हेरिडिटी मटेरियल की वजह से ये क्या करता है, आगे जो इंफॉर्मेशन पास करनी है उसका काम भी करने का, यानी ट्रांसमिट हेरिडिटी मटेरियल टू न्यू सेल, है ना। और इसी की वजह से ये किसमें भी हेल्प करता है, जेनेटिक मटेरियल में ऑल्टरेशन अगर हो रहा है तो इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन। यानी जैसे भी हेरिडिटी मटेरियल में कोई चेंजेस आया तो आपके जो इवोल्यूशन जो हुआ है आपका मंदिर से आप इंसान जो बने हो, दैट ऑल आर द जेनेटिक वेरिएशंस, और वो वेरिएशंस कहाँ पे हो जाएंगे, आपके जीन्स के अंदर आएंगे, और वो जीन्स कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो अपन क्या कहते हैं, जीन्स है, DNA के ऊपर। फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियस जो है यहाँ पर mRNA भी बनता है। mRNA सिंथेसिस भी कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। इसी के साथ एक और प्रोसेस है DNA रेप्लिकेशन, वो भी कहां पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। इसी के साथ आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जब जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं तो ये चेंजेस भी कहां पे आ रहे हैं, जीन्स में आ रहे हैं, और वो जीन्स वहां पे है। तो होल एंड सोल इवोल्यूशनरी रोल जो है वो भी कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्ले करता है। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, mRNA भी हो गया, DNA भी हो गया। ये पूरी सेल को कंट्रोलिंग यूनिट, कंट्रोल सेल डिफरेंशिएशन। अब ये सेल डिफरेंशिएशन को कैसे कंट्रोल करता है, यानी न्यूक्लियस ही तो बताएगा ना कहां पर कौन सी जीन एक्सप्रेस करेगी, तो उसी बिहाफ पर सारी सेल का काम भी डिसाइड होता है। तो न्यूक्लियस ही डिसाइड करेगा सेल डिफरेंशिएशन। यानी शुरू में जब बनता है जाइगोट तब तो वो सिंगल है, लेकिन बाद में जब सेल्स बन रही है तो हर एक को अपना काम भी तो बताना पड़ेगा, तो वो सारा काम भी कौन करता है, सेल डिफरेंशिएशन करता है। अब इसी के साथ यहाँ पर डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो ये प्रोटीन का सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे किसी मूवी को कोई डायरेक्टर डायरेक्ट करता है वैसे न्यूक्लियस जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्ट करता है। अब वो कैसे डायरेक्ट करेगा, अगर अपन सेंट्रल डॉग्मा की बात करें तो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो यहाँ तक का जो पार्ट है वो तो न्यूक्लियस के अंदर हो गया, तो ये आरएनए फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर हुआ, तो यही आगे जाकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो अपन कह सकते हैं ना, इट डायरेक्ट
प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये सारी बात हो जाती है। अब सेल की मेटाबॉलिज्म को सेल मेटाबॉलिज्म जो है रेगुलेट। अब ये जो प्रोटीन्स बनते हैं यही तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कराएंगे। तो जब प्रोटीन का सिंथेसिस भी यहाँ से कंट्रोल हो रहा है तो सेल का मेटाबॉलिज्म भी कहाँ से कंट्रोल हो जाएगा, न्यूक्लियस से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सारे जो होते हैं ये हमारे फंक्शंस होते हैं किसके, न्यूक्लियस के। अब अगर इसके साथ आप और भी चीजें देखते जाए तो वैसे तो बहुत सारे काम है ना, ट्रांसपोर्ट भी करता है, जो सामान चाहिए मींस आपको जब प्रोटीन सिंथेसिस कराना है तो बाहर कोई भी सब्सटेंसेस अगर चाहिए तो वो न्यूक्लियोपोर के थ्रू आते जाते भी है, यानी ये ट्रांसपोर्ट में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट थ्रू न्यूक्लियोपोरेंस, है ना। तो ये भी इसका काम हो जाएगा। तो ये सारे जो हमारे किसके काम हो जाते हैं, न्यूक्लियस के काम हो जाते हैं। अब मैंने जो न्यूक्लियस वाला चैप्टर है वहां पर आपको क्रोमोसोम डिटेल्स में नहीं बताया, बिकॉज क्रोमोसोम खुद अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसको पूरा प्योरली अपन एक्सप्लेन करेंगे। इट ऑल्सो हैव 2 लेक्चर्स, बिकॉज इसको एक्सप्लेन एक ही लेक्चर में करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको क्रोमेटिड के बारे में ही थोड़ा सा बताया है। अपन लेटर ऑन जब भी होगा क्रोमोसोम को भी डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि उसमें उसके टाइप्स भी हो जाते हैं, वेरिएशंस भी हो जाएंगे। तो पर्टिकुलर एक 2 लेक्चर का पूरा लंबा लेक्चर बनता है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स को पूरा डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस आज के लेक्चर से विदा लेना चाहूंगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिए, और अगर पसंद आया तो आगे शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल लॉकडाउन में बनाने का सिर्फ ये पर्पज है ताकि जो बच्चे स्टडी से कांटेक्ट में नहीं रह पा रहे हैं, किसी वजह से उनकी स्टडी ब्रेकडाउन है, तो उन्हें कुछ हेल्प मिले। तो प्लीज 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 शेयर दिस चैनल टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।